चलिए आज देखते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टेज, वृषण की आंतरिक रचना। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि वृषण जो है एक अंडाकार रचना है। ठीक है, वृषण ओवल इन शेप का होता है, यानी अर्थात अंडाकार होता है। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे कि वृषण जो है इसकी आंतरिक रचना कैसी होती है। ठीक है, वृषण की आंतरिक रचना, आंतरिक बनावट, अंदर से वृषण जो है वो कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर हम बनाए हैं कि वृषण जो है अंदर से लगभग 250 से 300 भागों में बटा होता है। वृषण की आंतरिक रचना कम से कम 250 से 300 भागों में बटा होता है। ठीक है, अब वृषण की आंतरिक रचना 250 से 300 भागों में बटी होती है। इसके बारे में बताया जाता है कि प्रत्येक भाग जो है पिरामिड जैसा होता है। जैसे ये जो है भाग है वृषण की जो आंतरिक रचना है, उसे हम लोग अर्थात ये जो पालियों जैसी रचना दिखाई देती है, बक्स जैसी रचना दिखाई देती है, इसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल अर्थात वृषण पालिका। ठीक है, वृषण पालिका, वृषण पालिका। अब बताया जाता है कि जो वृषण पालिका होती है बाबू, इस वृषण पालिका के अंदर कम से कम 1 से 3 पतली कुंडलित लगभग 80 सेंटीमीटर नलिका पाई जाती है। ठीक है, वृषण पालिकाओं में 1 से 3 पतली कुंडलित नलिकाकार रचनाएं पाई जाती है। उन नलिकाकार रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो उन नलिकाकार रचनाओं को शुक्र जनन नलिका कहते हैं। शुक्र जनन नलिका। ठीक है, शुक्र जनन नलिका वृषण की आंतरिक रचना में वृषण पालिकाओं में 1 से 3 पतली कुंडलित लगभग 80 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार रचनाएं पाई जाती है। उन नलिकाकार रचनाओं को शुक्र जनन नलिका है। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ठीक है, शुक्र जनन नलिका। अब ये बताया जाता है बाबू कि शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में कुछ खाली जगह पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है फिगर में कि शुक्र जनन नलिकाओं के बीच यहाँ पे कुछ खाली जगह है। इन खाली जगहों को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? का इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस यानी अंतराली का खाली स्थान कहते हैं। और इस अंतराली के खाली स्थान में क्या होता है? तो कुछ अंतःस्रावी स्वभाव की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, वृषण पालिका में 2 सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच क्या होता है? तो जो खाली जगह पाया जाता है, उस खाली जगह में अंडाकार रचनाएं कुछ अंतःस्रावी स्वभाव की कोशिकाएं पाई जाती है। उन अंतःस्रावी कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो लेडिंग सेल। लेडिंग सेल। ठीक है, इस लेडिंग सेल को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? तब 2 सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, उसमें कुछ अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है या अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती है, जिस अंतःस्रावी कोशिकाओं को लेडिंग सेल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो लेडिंग सेल है, इसके बारे में बताया जाता है बाबू कि लेडिंग सेल का खोज जो है वॉन लेडिंग ने, किसने? तो वॉन लेडिंग ने कब किया था बाबू? 1850। ठीक है, वॉन लेडिंग ने इस लेडिंग सेल का खोज 1850 ईस्वी में किए थे। वॉन लेडिंग एक जर्मन एनाटोमिस्ट थे। ठीक है, वॉन लेडिंग एक क्या थे बाबू? तो जर्मन एनाटोमिस्ट, जर्मन एनाटोमिस्ट। ठीक है, जर्मन एनाटोमिस्ट जिनका जन्म 1821 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1908 ईस्वी में हुई थी। ठीक है,
जर्मन एनाटोमिस्ट, जो कि एक जर्मनी के एनाटोमिस्ट बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1850 ईस्वी में लेडिग सेल का डिस्कवर किए थे। ठीक है, अब बताया जाता है कि ये जो इंटरस्टिशियल सेल या लेडिग सेल जो होती है बाबू, इसके द्वारा क्या होता है, तो एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन। ठीक है, ये हार्मोन होता है। इस हार्मोन को हम लोग मेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन को अर्थात एंड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेल सेक्स हार्मोन अर्थात नर लिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। और इस हार्मोन का काम क्या होता है, तो यह पुरुषों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, पुरुषों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। ठीक है, पुरुषों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। कौन? तो एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन एक हार्मोन हो गया, और इस समूह का, एंड्रोजन समूह का जो मेन हार्मोन होता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन का ग्रुप हो गया, और इस एंड्रोजन का जो मेन हार्मोन होता है इसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो है इसे हम लोग मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, या एंड्रोजन को भी मेल सेक्स हार्मोन कह सकते हैं। अब इस मेल सेक्स हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, तो यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। अर्थात पुरुषों में जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उसमें कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसको इंडिकेशन भी कहते हैं अर्थात लक्षण भी कहते हैं, ठीक है, उसको नियंत्रित करता है। जैसे कि दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का परिवर्तित हो जाना, कंधे वाले भाग का चौड़ा हो जाना। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो लेडिग सेल द्वारा या इंटरस्टिशियल सेल द्वारा स्रावित एंड्रोजन या मेल सेक्स हार्मोन के प्रभाव से कंट्रोल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्र जनन नलिका, जिसकी लंबाई लगभग 80 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 80 सेंटीमीटर लंबी जो नलिकाकार रचना होती है, जब इसको काटा जाता है, क्या किया जाता है बाबू? काटा जाता है, कट किया जाता है। जब इसको काटते हैं तो इसके अंदर एक गोलाकार रचना दिखता है। ठीक है, और उस गोलाकार रचना में क्या होता है बाबू, तो गोलाकार रचना में दो प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूबुल, शुक्र जनन नलिका, जैसे कि बताया जाता है कि ये शुक्र जनन नलिका जो है चारों ओर से एक पतली झिल्ली द्वारा भी घिरी होती है, जिस पतली झिल्ली को हम लोग टूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। ठीक है, टूनिका प्रोप्रिया, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल शुक्र जनन नलिका को चारों ओर से घेरे रहती है। ठीक है, जब इस शुक्र जनन नलिका को हम लोग काटते हैं तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाओं का समूह दिखता है। छोटे आकार की जो कोशिकाओं का समूह होता है बाबू, छोटे आकार की कोशिकाओं का जो समूह होता है, इस छोटे आकार की कोशिकाओं के समूह को हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जनन उपकला कहते हैं, जनन उपकला। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम को जनन उपकला कहते हैं, और इस जनन उपकला की कोशिकाओं में जब विभाजन की क्रिया होती है तो उस स्थिति में किसका निर्माण होता है बाबू, तो स्पर्म का। किसका? स्पर्म अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें? विभाजन के फलस्वरूप, तो जनन उपकला की कोशिका में। ठीक है, इसमें जो बड़े साइज की या लंबे आकार की जो कोशिकाएं पाई जाती है, उन लंबे आकार की कोशिकाओं को हम लोग सर्टोली सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल, सर्टोली सेल कहते हैं। इस सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है बाबू, तो सर्टोली सेल के बारे में बताया जाता है कि इसे नर्स सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सर्टोली जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सेल का डिस्कवर किए, इसलिए इसको सर्टोली सेल के नाम से जाना जाता है। अब ये सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है कि जब तक शुक्राणु, जब तक स्पर्म जो है सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर रहेंगे, ठीक है, इसमें जब तक शुक्राणु रहेगा तब तक उसका पोषण जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो सर्टोली सेल के द्वारा। ठीक है,
सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है, तो सर्टोली सेल क्या करते हैं बाबू, तो जब तक शुक्राणु अर्थात स्पर्म जो है इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल में है, तब तक उनका पोषण इस सर्टोली सेल के द्वारा किया जाएगा।